स्टूडेंट्स, आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनको हम रीड करेंगे। फर्स्ट न्यूज़ है अनसीजनल स्टॉर्म्स के बारे में। उत्तर प्रदेश के वहाँ पे हैवी रेनफॉल एंड अनसीजनल स्टॉर्म्स की वजह से 100+ पर्सनस का जो कैजुअलिटी है वो हुआ है। तो स्टूडेंट्स, क्या मेजर रीजंस हो सकते हैं इतना लार्जर वे के अंदर में कैजुअलिटी होने के बिहाइंड में? आप देखिए कि समर के समय में प्री मानसून कंडीशंस हैं वो डेवलप होती हैं, और प्री मानसून कंडीशंस के दौरान में हैवी रेनफॉल एंड हैवी स्टॉर्म का सिचुएशन है वो क्रिएट होता है। यहाँ पे हमने हैवी रेनफॉल के बारे में रीड किया। तो रेनफॉल के सिचुएशन के दौरान में आप देखिए कि लाइटनिंग का जो कंडीशन है उसका डेवलप होना। लाइटनिंग एक मेजर रीजन हुआ करता है हमारे यहाँ पे मानसून के समय में भी लोगों का कैजुअलिटी के बिहाइंड में। सेकेंड, आप देखिए कि हमने हैवी स्टॉर्म के बारे में रीड किया। तो हैवी स्टॉर्म की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर का डैमेज होना, कोई बिल्डिंग का कोलैप्स होना। काफ़ी बार जब आप नेशनल हाईवेज के ऊपर में ट्रैवल करते हो तो लार्जर वे के अंदर में एडवर्टाइजमेंट के जो बोर्ड्स हैं वो आप देखा करते हो। काफ़ी बार आप देखिए वो एडवर्टाइजमेंट के बोर्ड्स हैं वो भी कोलैप्स करते हैं और किसी के व्हीकल के साथ में उनका कोलिजन होना और कैजुअलिटी का एक रीजन है वो बना करते हैं। हमारे यूपीएससी के एग्ज़ाम से रिलेटेड क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए इस न्यूज़ के रिगार्डिंग में? एक तो आप देखिए कि यहाँ पे प्री मानसून जो कंडीशंस हैं उनके बारे में बताया गया है। तो हमारे कंट्री के अंदर में कुछ अलग अलग पार्ट्स के अंदर में ये प्री मानसून का जो बारिश होता है उसको डिफरेंट नाम से जाना करते हैं। अगर आप ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के लिए ट्रैवल करोगे जिसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा का एरिया है, आप देखिए कि वहाँ पे जो प्री मानसून का जो बारिश है उसको काल बैसाखी के नाम से जाना करते हैं। किसके नाम से जाना करते हैं? काल बैसाखी के नाम से। फिर अगर हम बात करें कर्नाटका एंड तमिलनाडु के वहाँ पे, तो वहाँ पे आप देखिए कि मैंगो का जो क्रॉप है वो हुआ करता है। मैंगो क्रॉप के राइपनिंग के अंदर में ये प्री मानसून का बारिश है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसकी वजह से वहाँ पे इनको मैंगो सावर्स के नाम से जानते हैं। वहाँ पे इनको मैंगो सावर्स के नाम से जानते हैं। आसाम के अंदर में इनको डिफरेंट नाम से जाना करते हैं। और जब टेम्परेचर राइज करता है, आपको जो जो यहाँ पे आप देखिए कि टेम्परेचर जब राइज करेगा तो विंड का जो फ्लो है उसके अंदर में भी जो टेम्परेचर का कंडीशन है वो राइज करेगा। तो ऐसे कंडीशंस को नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर में लू के नाम से जानते हैं। लू इसको बोला करते हैं। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया मीन्स दिल्ली के आसपास। और इस प्री मानसून बारिश को और कहाँ किस नाम से जानते हैं ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, ये आपका होमवर्क है। हो सकता है स्टूडेंट्स आपसे मैच द कॉलम के अंदर में कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए, प्री मानसून का जो बारिश का नाम है उसको मेंशन करते हुए और किस रीजन में वो उसको जाना करते हैं उस नाम से, ऐसे आपसे कोई क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम रीड करें तो केरल के बारे में है। केरल के जो नेक्स्ट सीएम है उनको चूज किया गया है जिस पॉलिटिकल पार्टी को क्लियर मैंडेट यहाँ पे मिला था। तो एक सीनियर पॉलिटिशियन है जिनका नाम है सतीशन। उनको यहाँ पे जो चूज है वो किया गया है एज ए नेक्स्ट सीएम के रूप से। सीएम का जो ओथ प्रोसेस है वो किसके द्वारा कैरी आउट किया जाता है? स्टेट के जो गवर्नर हैं वो सीएम के ओथ प्रोसेस को कैरी आउट किया करते हैं। और आप देखिए कि जब हम दिल्ली के अंदर में चीफ मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट के बारे में रीड करते हैं तो उनका अपॉइंटमेंट किनके द्वारा हुआ करता है? उनका जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट के थ्रू हुआ करता है। तो ये बेसिक आपको इन्फॉर्मेशन भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट आप देखिए कि केरल के जब भी हम चीफ मिनिस्टर के बारे में रीड करते हैं तो हमारे कंट्री के अंदर में फर्स्ट नॉन कांग्रेस जो सीएम बने थे जब सीपीआई का गवर्नमेंट बनता है केरल में 1957 के समय में। तो इंडिपेंडेंस के 10 ईयर बाद में ही आपको जो फर्स्ट नॉन कांग्रेस जो सीएम है वो फर्स्ट टाइम केरल के अंदर में मिलेंगे, जो सीपीआई गवर्नमेंट का वहाँ पे फॉर्मेशन है वो हुआ था। तो ये भी आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन आपसे पूछा था इसके रिगार्डिंग में, कोई 4 इवेंट्स दे दिए गए थे और इनमें से जो इवेंट है जो सबसे पहले हुआ था 2018 का प्रीलिम्स के अंदर में, एयर इंडिया उस समय न्यूज़ के अंदर में था। जो हमारा एसबीआई है उसको वहाँ पे मेंशन कर दिया गया था। और एक और कोई इवेंट था कि इन 4 इवेंट्स में सबसे पहले है वो कौन सा हुआ था। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, यूएस एंड डेट चाइना के बारे में है। और यहाँ पे आप देखिए कि सीएम के बारे में मेंशन है तो कुछ आर्टिकल्स भी आपको पता होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है 164 गवर्नर के थ्रू अपॉइंटमेंट के बारे में मेंशन करता है। आर्टिकल 167 है वो मेंशन करता है यहाँ पे चीफ मिनिस्टर का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि समय समय पे गवर्नर को वो इन्फॉर्म करेंगे उनकी गवर्नमेंट के जो डिसीजंस हैं उनके बारे में। नेक्स्ट आप देखिए कि यूएस एंड चाइना के बारे में है। यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं वो चाइना के विजिट के लिए आए हैं, उनके द्वारा जो भी यहाँ पे डिफरेंसेस हैं उसके रिगार्डिंग में डिस्कशन है वो किया गया।
तो आप देखिए कि जो डिस्कशन है वो किसके रिगार्डिंग में हुआ है। फर्स्ट डिस्कशन हुआ है ट्रेड के बारे में। ट्रेड के रिगार्डिंग में भी डिफरेंसेस हैं यहाँ पे। आप देखिए कि चाइना के द्वारा जो जो क्रिटिकल जो मिनरल्स हैं उनके ट्रेड को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, अदर कंट्रीज में एक्सपोर्ट करने के रिगार्डिंग में रेस्ट्रिक्शंस हुआ करते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे ट्रेड एक रीजन है। सेकंड अगर हम यहाँ पे रीड करें तो ताइवान भी एक रीजन है। चाइना है वो कंटिन्यूस यूएस का अपना जो आर्म्स है उसको सेल करना, ताइवान को, ताइवान के साथ में क्लोज रिलेशंस रखना, चाइना उसको ऑब्जेक्ट करता है। चाइना ताइवान को अपने ही पार्ट के रूप से कंसिडर है वो किया करता है। आप देखिए कि सपोज कीजिए स्टूडेंट्स, ये चाइना का मेन लैंड है और यहाँ पे जो ताइवान है वो सिचुएटेड है। अब ये जो ताइवान है वो किसको कनेक्ट करता है, यहाँ से एक वाटर बॉडी निकलता है जो ताइवान स्ट्रेट है, ये किसको कनेक्ट करता है, ईस्ट चाइना सी, ईस्ट चाइना सी को कनेक्ट करता है साउथ चाइना सी के साथ में। ईस्ट चाइना सी को साउथ चाइना सी के साथ में कौन सा बॉडी कनेक्ट करता है, ताइवान स्ट्रेट यहाँ पे। तो ताइवान के बारे में था। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, उसके बारे में भी डिस्कशन है वो किया गया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है वो डीमिलिटराइज यहाँ पे होना चाहिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है जो डीमिलिटराइज है वो होना चाहिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज किसको कनेक्ट करता है, पर्शियन गल्फ को, गल्फ ऑफ ओमान या अरेबियन से जो अरेबियन सी का एरिया है उसको वो कनेक्ट है वो किया करता है। तो चाइना का वहाँ पे बेसिक प्रपोजल है कि डीमिलिटराइज वो होना चाहिए, कंटिन्यूस वहाँ पे एनर्जी का जो फ्री फ्लो है वो भी होना चाहिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के थ्रू में। और आने वाले समय के अंदर में भी बोथ जो कंट्री के लीडर्स हैं, यूएस एंड चाइना के जो लीडर्स हैं, अपेक का जब मीटिंग होगा, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक जो कोऑपरेशन है उसका मीटिंग होगा, G20 का जो मीटिंग होगा मियामी के वहाँ पे जो कि फ्लोरिडा के अंदर में है यूएस में, तो उस दौरान में भी अपना जो मीटिंग है उसको कैरी आउट करेंगे। अब यहाँ पे हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, एपेक के बारे में आपको पता होना चाहिए। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन जब इसको सेटअप किया गया था तो क्या इंडिया भी इसका पार्ट था, तो आप देखिए कि इंडिया इसका पार्ट है वो नहीं है। एक बार इंडिया को इंक्लूड करने के बारे में प्रपोजल जरूर से रखा गया था यूएस अथॉरिटीज़ ने, बट उस दौरान में चाइना ने ऑब्जेक्ट किया कि इंडिया का जो ज्योग्राफी है एशिया पैसिफिक के रीजन के अंदर में नहीं आया करता है, इस वजह से इंडिया को नहीं इंक्लूड किया जाए। तो इंडिया इसका जो पार्ट है वो नहीं है। सेकंड यहाँ पे G20 के बारे में मेंशन है, तो 2023 के समय में G20 का जो समिट है वो इंडिया के अंदर में ऑर्गेनाइज हुआ था। G20 आप देखिए कि एक इनफॉर्मल ग्रुप है जो अब यहाँ पे यूएस के वहाँ पे इसका मीटिंग है वो ऑर्गेनाइज होगा। एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस, उसके बाद में 2008 का जो फाइनेंशियल सिचुएशन, उसके बाद में आप देखिए कि हेड ऑफ द स्टेट का ये जो जो मीटिंग है वो उसमें स्टार्ट हुआ। इनिशियली जो मीटिंग है वो सेंट्रल बैंक जो आरबीआई है, ऐसा रेगुलेटिंग जो भी बैंक है किसी भी कंट्री का, तो रेगुलेटिंग बैंक और डेट फाइनेंस मिनिस्टर्स का मीटिंग है वो होता था G20 के अंदर में। इसमें एक शेरपा का भी कॉन्सेप्ट होता है, नेपाली टर्म है शेरपा। शेरपा का मीनिंग ये है कि गवर्नमेंट का कोई रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे जो मेनली डिस्कशंस किया करता है उसको हम शेरपा बोला करते हैं। काफ़ी बार आपको ट्रायुका का भी एक मीनिंग देखने के लिए मिलता है, ट्रायुका है या ट्रियो का है जो एक टर्म हुआ करता है कि तीन लोग यहाँ पे जो प्रेजेंट समिट किसी कंट्री में जहाँ पे होने वाला है, फ्यूचर का समिट है जो यूएस में होने वाला है, और उससे पहले वाला जो समिट जहाँ पे हुआ होगा, तो इस तरीके से ये थ्री कंट्रीज का जो ट्रियुका है, जो ट्राइलेटरल एक इनफॉर्मल ग्रुपिंग है वो यहाँ पे क्रिएट होता है। जब इंडिया में मीटिंग हुआ था तो उस दौरान में आप देखिए कि हमने अफ्रीकन यूनियन को इंक्लूड किया था और ग्लोबल साउथ का जो हमारा एक ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने में कि ग्लोबल साउथ को मोर इंस्टीट्यूशंस में रिप्रेजेंटेशन है वो यहाँ पे मिले। अब ये जो मीटिंग है वो बीजिंग के अंदर में हुआ है, यूएस और चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं उनका। बीजिंग के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए, आपको जानकारी होना चाहिए कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है इसका हेडक्वार्टर बीजिंग के अंदर में है। चाइना के अंदर में एक और बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक जो कि ब्रिक्स का बैंक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर है सांगाई के वहाँ पे। तो इस तरीके से आप देखिए कि अलग अलग सिटीज़ के अंदर में टू इम्पोर्टेंट बैंक्स हैं वो वहाँ पे सिचुएटेड हैं। मणिपुर के बारे में मेंशन है नेक्स्ट न्यूज़ के अंदर में, वहाँ पे कुकी और जो नागा पीपल्स हैं उनको होस्टेज बनाया गया है, उसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन है। कुछ दिनों पहले आप देखिए कि जो पर्सन वहाँ पे एक मीटिंग के लिए जा रहे थे उनके ऊपर में भी अटैक हुआ था, उनका भी जो डेथ है वो हुआ था। मणिपुर का ये जो जो वायलेंट सिचुएशन है वो तो कंटिन्यूस न्यूज़ में है। आपको क्या पता होना चाहिए, आपको मणिपुर का जो स्टेटहुड है उसके बारे में पता होना चाहिए।
आप देखिए कि 1971-72 के समय में हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है उसका मैप चेंज होता है। 3 नए स्टेट्स हैं वो उस समय में बनाए गए थे, जिसमें एक मणिपुर भी आया करता है, एक मेघालय भी है, वहाँ पे एक त्रिपुरा भी है। तो आप देखिए कि मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा है उसको स्टेटहुड दिया गया। और उस दौरान में 2 यूटी है वो भी बनाए गए थे। एक फार ईस्ट के अंदर में आप देखिए कि सबसे टॉप में कौन है, अरुणाचल प्रदेश है जो सबसे टॉप में है, और अरुणाचल प्रदेश के अलावा सबसे डाउन में जो है वो मिजोरम है। तो इन दोनों एरियाज को यूटी बना दिया गया था, जिनको 1987 के समय में गोवा के साथ में स्टेटहुड है वो दे दिया गया था। जब गोवा को स्टेटहुड मिला था तो उसी के साथ में अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को भी स्टेटहुड है वो दिया गया था। अब यहाँ पे कौन से स्टेट्स बचे हैं, आसाम ऑलरेडी आप देखिए कि स्टेट है वो हुआ करता था नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया से। नागालैंड जो है वो 1962-63 के समय में एक नया स्टेट है वो बनाया गया, डॉक्टर फीजो का लीडरशिप में वहाँ पे नागालिंगम मूवमेंट चला था, तो नागा जो स्टेट है वो क्रिएट किया गया। यहाँ पे अब एक जो स्टेट बचा है वो है सिक्किम का। सिक्किम आप देखिए कि ओरिजिनली हमारा पार्ट नहीं था, वहाँ पे चोग्याल डायनेस्टी है वो रूल किया करती थी। वहाँ को सिक्किम, वहाँ के लोगों का डिमांड था कि इंडिया में हमको इंक्लूड किया जाए। तो आप देखिए कि जब इंडिया में इंक्लूड किया जाता है 35 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू एज ए एसोसिएट स्टेट के रूप से, तो लोगों को खुशी नहीं होती है, उनको फुल फ्लेज स्टेटहुड का डिमांड किया गया। तो फिर 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू फिर से यहाँ पे इंक्लूजन होता है सिक्किम का, और सिक्किम को एक स्पेशल पावर दे दिया गया कि आर्टिकल जो 371F है, 371F है उसके अंडर में जब भी सिक्किम में लोकसभा के इलेक्शन होंगे तो हमारा जो आउटसाइडर जो पर्सन है वो इलेक्शन को कंटेस्ट नहीं करेगा। अब ये जो स्पेशल प्रोविज़न है आर्टिकल 371F के अंदर में, क्या मणिपुर को भी कोई स्पेशल प्रोविज़न है? यस स्टूडेंट्स, आर्टिकल 371C के अंडर में यहाँ पे इनको कुछ स्पेशल प्रोविजंस वो मिले हुए हैं। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था मणिपुर के बारे में। मणिपुरी लैंग्वेज हम काफ़ी बार देखते हैं। कल आपको एक शंकरा देवा के बारे में एक क्वेश्चन दिया गया था, तो आज फिर से वो आपका होमवर्क है कि जो शंकरा देवा है वो जिनको कि नियो वैष्णव मूवमेंट के रिगार्डिंग में माना जाता है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग में, तो क्या शंकरा देवा के द्वारा सट्रिया डांस का भी स्टार्ट किया गया? सट्रिया डांस है जो एग्जिस्टेंस में आया था उनकी वजह से, ये आप कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट, साइकिलिंग का जो एक्टिविटी है उनके बारे में है, तो दिल्ली के अंदर में साइकिलिंग का सिचुएशन कैसा है उसके बारे में मेंशन किया गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, साइकिल चलाने के लिए जो स्पेशल रोड्स हैं वो हमारे कंट्री के अंदर में नहीं है। लार्जर पार्ट्स के अंदर में कोई ऐसा एरिया हो सकता है जहाँ पे स्पेशल रोड्स बनाए गए हों साइकिलिंग चलाने के लिए। जो लोग ट्रैवल करते हैं साइकिलिंग से वो वनरेबल सिचुएशन में होते हैं, कभी भी व्हीकल के द्वारा उनके ऊपर में कोलिजन है वो हो सकता है। तो प्रॉपर इस तरीके से साइकिलिंग जो वाले जो पर्सन हैं उनको ट्रीट ना किया जाना, उसके रीजंस को यहाँ पे मेंशन किया गया। वुमेन अगर साइकिल चलाने वाले पर्सन हैं तो उनके अपने इश्यूज हैं कि उनको आप देखिए कि कंटिन्यूस जो जो सेफ्टी का जो इशू है वो भी वहाँ पे फेस करना होता है। सेफ्टी लगाए उनके अगेंस्ट में कोई डेरोगेटरी कमेंट किया जाना किसी पर्सन के द्वारा। काफ़ी बार आपको जो पेडिस्ट्रियंस की रिगार्डिंग में भी रिपोर्ट पब्लिश होता है कि हमारे कंट्री के अंदर में जो पेडिस्ट्रियंस हैं, जो पैदल चलने वाले लोग हैं, वो क्यों यहाँ पे वल्नरेबल सिचुएशन में हैं, क्यों उनको किसी व्हीकल से उनका कोलिजन होता है। तो स्टूडेंट्स उसके बिहाइंड में जो ट्रैफिक का जो रूल्स हैं वो एक रीज़न है कि लोगों के द्वारा एक स्टैंडर्ड वे में, एक एथिकल वे के अंदर में अपना जो व्हीकल है उसको ड्राइव ना करना, अनएथिकल वे के अंदर में ड्राइविंग को कैरी आउट करना। ड्रिंक एंड ड्राइव है वो भी एक यहाँ पे मेन रीजन है वो हुआ करता है। प्रॉपर डिमार्केटेड उनका जो जो ट्रैक है वो ना होना पेडिस्ट्रियन पर्सनस के लिए, और प्रॉपर डिमार्केटेड ट्रैक नहीं है। काफ़ी बार अगर कहीं पे ट्रैक है तो वहाँ पे भी व्हीकल है वो उसको यूज करते हैं। तो ये कुछ रीजंस हुआ करते हैं जिसकी वजह से साइकिल चलाने वाले पर्सन, पैदल चलने वाले जो पर्सन है वो यहाँ पे वल्नरेबल सिचुएशन में होते हैं। कूलिंग डॉक्ट्राइन के बारे में है कि जैसे ही टेम्परेचर राइज करता है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कुछ गाइडलाइंस को लेके आता है, और गाइडलाइंस में बताया जाता है कि इस तरीके से इंडोर एक्टिविटी को कैरी आउट करना है, कैसे टेम्परेचर को रेगुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स ये जो कूलिंग का जो डॉक्ट्राइन है वो क्यों यहाँ पे होना चाहिए, उसके रीजंस बताए गए हैं। फाइनेंस कमीशन ने आप देखिए कि फर्दर रिकमेंड किया गया था कि जो
हीट वेव का जो कंडीशन है, वन काइंड ऑफ डिजास्टरस कंडीशन है, उसके रिगार्डिंग में कुछ फंडिंग है वो होना चाहिए, सेंट्रल लेवल के ऊपर में उसके रिगार्डिंग में फंडिंग है वो एग्जिस्ट करना चाहिए। कूलिंग का ज़रूरत इस वजह से भी है कि डे बाई डे टेम्परेचर का राइज करना, जो हमारे लेबर पर्सनस हैं, जो हमारे लेबर एक्टिविटी में इंगेज पर्सन है, वो हाईली सन का अफेक्टेड वे के अंदर में होना, कि सन का एक्सपोजर उनको यहाँ पे मिलेगा। तो ये रीजंस को देखते हुए हमें कूलिंग का एक डॉक्ट्राइन है, एक यहाँ पे प्रोटोकॉल है, उसको लेके आना चाहिए कि कैसे लोग हैं हीट का जो समय है उसको बीट करते हुए अपना बेटर जो वर्किंग है उसको कर सकें। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो मेंशन किया गया है वो लिटिल रन ऑफ कच्छ के एरिया के अंदर में सॉल्ट हार्वेस्ट के बारे में है, कि रन ऑफ कच्छ के अंदर में जो सोल्ट का हार्वेस्ट हुआ करता है उसको यहाँ पे बताया गया है। तो कच्छ का जो रीजन है जो कि गुजरात के अंदर में है, गुजरात के नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में मालधारी नाम का वहाँ पे एक ट्राइब है वो पाया जाता है, मालधारी नाम का एक ट्राइब है। वहाँ पे आपको बन्नी नाम का जो ग्रासलैंड है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। और आप देखिए कि यहाँ पे जो सोल्ट का जो हार्वेस्ट है, सोल्ट का जो एरिया है वो भी डेवलप है। वंदे मातरम के बारे में मेंशन है कि रिसेंटली तमिलनाडु के वहाँ पे जो ओथ प्रोसेस हुआ था जिसमें नेशनल सॉन्ग है उसको भी यूज किया गया। तमिलनाडु के वहाँ पे आप देखिए कि उनका खुद का भी एक एंथम है वो हुआ करता है जिसको तमिल एंथम बोला करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से यहाँ पे जो वंदे मातरम जो है 1882 के समय में बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय साहब, उनके द्वारा इसको लिखा जाता है आनंद मठ के अंदर में, आनंद मठ है उसमें लिखा गया है। आनंद मठ से पहले आप देखिए कि बंग दर्शन नाम का एक मैगजीन था उसमें भी उन्होंने पब्लिश किया था, पर जो लार्जर वे में डॉक्यूमेंट किया गया वो आनंद मठ के अंदर में किया गया। और ये जो सन्यासी रेबेलियन है, सन्यासी रेबेलियन से ये इंस्पायर है, कि सन्यासी रेबेलियन का इसके ऊपर में इम्पैक्ट है वो इस राइटिंग के ऊपर में आपको देखने के लिए मिलेगा, सन्यासी रिबेलियन। अब आप देखिए कि सन्यासी रिबेलियन के ऊपर में मेंशन है। बाद में 1906 के समय में एक पर्सन हुआ करते थे नरेश चंद्र सेन गुप्ता, 1906 में नरेश चंद्र सेन गुप्ता नाम के एक पर्सन होते थे, नरेश चंद्र सेन गुप्ता। उन्होंने बेसिकली आनंद मठ को ट्रांसलेट किया था अबे ओ ब्लिसिस के रूप से, एबे ओ ब्लिस के रूप से उन्होंने ट्रांसलेट किया। बाद में इसका एक और पर्सन के द्वारा ट्रांसलेट है वो किया गया है। यहाँ पे बेसिकली वंदे मातरम का जो बेसिक्स बताया गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कैसे 1937 में इसको अपने मूवमेंट का जो पार्ट है वो उसको इंक्लूड किया था, बट इसके कुछ पार्ट्स हैं, सभी पार्ट्स को इंक्लूड नहीं किया गया था, कुछ पार्ट्स वहाँ पे नहीं इंक्लूड है वो हुए थे। बाद में इसी को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है वो अडोप्ट करता है हमारे नेशनल सॉन्ग के रूप से। फंडामेंटल ड्यूटीज़ में जब आप रीड करते हो आर्टिकल 51A का जो क्लोज ए है, तो 51A का जो क्लोज 1 है जो मेंशन करता है नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग, सॉरी नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम के बारे में। नेशनल सॉन्ग का जो मेंशन है वो नहीं है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर में। अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने डायरेक्शंस को इश्यू किया था कि कोई भी गवर्नमेंट का फंक्शन होगा जिसमें हमारा जो वंदे मातरम है जो नेशनल सॉन्ग है उसको भी गाया जाएगा। कांग्रेस के किस सेशन के अंदर में इसको फर्स्ट टाइम गाया गया था? 1896 में कलकत्ता सेशन में इसको फर्स्ट टाइम गाया है वो गया था, और 37 सेशन में इसको इंडिया का जो फ्रीडम मूवमेंट का मेन सॉन्ग है वो अडोप्ट किया गया। SIR का ड्राइव कंडक्ट होगा, उसके रिगार्डिंग में क्वेश्चंस वो किए गए हैं एक्टिविस्ट पर्सनस के द्वारा। तो समय समय पे हमारा जो वोटिंग लिस्ट है उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए SIR का ड्राइव हुआ करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स, हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं, जब यहाँ पे ब्रिक्स के मिनिस्टर्स का, फाइनेंस मिनिस्टर्स का मीटिंग हुआ, तो हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने एक तो यहाँ पे जो सैंक्शन लगाए जाते हैं US के द्वारा, तो यूनिलेटरल सैंक्शंस है उसके रिगार्डिंग में स्टेटमेंट दिया है। यहाँ पे मेंशन ये भी किया गया कि पैलेस्टाइन के ऊपर में इंडिया का जो स्टैंड है वो 2 स्टेट सॉल्यूशन का है, कि वहाँ पे 2 स्टेट्स हैं उनको क्रिएट किया जाए, तो उसको भी यहाँ पे मेंशन है वो किया गया। फ्री एंड फेयर वे में आपको इलेक्शंस कराने हैं तो आपका इलेक्शन कमीशन का जो बॉडी है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी होना चाहिए, उसके ऊपर में किसी तरीके से गवर्नमेंट का जो गवर्नमेंट के ऊपर में वो डिपेंड है वो नहीं करना चाहिए। फिर आप देखिए कि लीडर ऑफ अपोजिशन है उसके रिगार्डिंग में कंप्लेंट था, तो यहाँ पे हाई कोर्ट ने CBI और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से क्वेश्चन पूछा है रेस्पॉन्ड करने के लिए लीडर ऑफ अपोजिशन के ये पिटीशन के रिगार्डिंग में। और वेस्ट बंगाल के वहाँ पे आप देखिए कि एक जगह है, जगह का नाम है झमुरिया राई, जो रानीगंज का एरिया है वहाँ पे है।
कोल माइंस वहाँ पे जिसमें लैंडस्लाइड हुआ है, कोल माइंस के अंदर में जो वर्कर हैं उसी के अंदर में ट्रैप हुए हैं। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे जो मेंशन है वो है होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा इसको रिलीज किया जाता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स को मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वो रिलीज करता है। ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर हुआ करता है, उनके अंडर में ये आया करता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। और लास्ट 22 मंथ के कंपैरिजन के अंदर में सडनली आप देखिए कि 8.3% ऑब्जर्व हुआ है लास्ट मंथ के दौरान में। तो इससे पहले जो डाटा हुआ करता था वो 3.9 था। तो लास्ट 22 मंथ के कंपैरिजन में इस तरीके से इंक्रीज होना वो ये शो करता है कि वेस्ट एशिया का जो इम्पैक्ट है वो लार्जर वे में हुआ है हमारे यहाँ पे डिफरेंट थिंग्स के ऊपर में। तो WPI के बारे में है। बेस ईयर इसका क्या है, बेस ईयर को चेंज करने के लिए कमेटी बना था। अभी इनिशियली जो बेस ईयर है वो 2011-12 है वर्ल्ड होलसेल प्राइस इंडेक्स का। नेक्स्ट आप देखिए कि हमारे यहाँ से EU के लिए जो एक्वाकल्चर का एक्सपोर्ट है उसको अलाउ किया गया है। एंटी माइक्रोबियल जो थिंग्स हैं वो यूज नहीं किए जाएंगे इंडिया का जो मेरीन प्रोडक्ट्स हैं, जो एक्वाकल्चर के जो प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर में। और यूरोपियन यूनियन ने अप्रूवल दिया है इंडिया से भी आने वाले प्रोडक्ट्स को। इंडिया गवर्नमेंट ने आप देखिए कि रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं शुगर के एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग में। कुछ शुगर का जो शुगर केन है जिसको कि इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए भी यहाँ पे सेंड किया जाता है। तो अपना जो शुगर के रिगार्डिंग में जो एक्सपोर्ट है उसको यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस किया गया। बट कुछ ऐसे भी कंट्री हैं जहाँ पे एक्सपोर्ट रहेगा, जैसे US है, यूरोपियन यूनियन है, वहाँ पे कंटिन्यूस एक्सपोर्ट है वो रहेगा। फिर वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से है, आप देखिए कि ईरान के द्वारा फिर कंडेम किया गया। जैसे इजराइल के मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया कि वो यूनाइटेड अरब अमीरात के वहाँ पे सीक्रेटली वे में गए थे। तो ईरान ने फिर कहा है कि यूनाइटेड अरब अमीरात है US एंड इजराइल के साथ में अलायंस क्रिएट करता है, वन काइंड ऑफ एनिमी के रूप से ईरान ने वहाँ पे उसको कंसीडर है वो किया है। UAE ने क्या मेंशन किया है, UAE ने डिनाई किया है कि इजराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो इजराइल के जो लीडर हैं वो नहीं आए थे वहाँ सीक्रेटली वे के अंदर में। और ओपन है डिप्लोमेटिक रिलेशंस के बारे में UAE यहाँ पे। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स यहाँ पे एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में है। इजराइल ने जो सीरिया के वहाँ पे जो बॉम्बिंग किया था बशर अल असाद का जो पावर से रिमूव हुई उसके बाद में, तो आप देखिए कि वहाँ पे जो वॉर क्राइम के रूप से एमनेस्टी इंटरनेशनल उसको कंसीडर करता है कि सदर्न पार्ट ऑफ सीरिया में जो अटैक किए गए वो वॉर क्राइम का एक्टिविटी था। इजराइल के साथ इजराइल और सीरिया का बॉर्डर है वो शेयर होता है। गोलान हाइट्स का जो एरिया है, गोलान हाइट्स का जो एरिया है वो सीरिया का ही पार्ट होता था, बट अभी प्रेजेंट समय के अंदर में इजराइल के डोमेन के अंदर में है। लाटविया के बारे में है, आप देखिए कि लाटवियन जो PM है, लाटविया के बारे में है। लाटवियन जो PM है उन्होंने यहाँ पे रिजाइन किया है। तो अब बेसिकली स्टूडेंट्स ये जो यूक्रेन में जो ड्रोन्स है उसके रिगार्डिंग में ये इशू हुआ था, जिससे उनका सपोर्ट है वो विड्रोवल किया गया। अब उनके द्वारा रिजाइन है वो किया गया है। लाटविया है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, आप देखिए कि बाल्टिक सी के अंदर में सिचुएटेड है। लाटविया के नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में जो कंट्री है वो इस्टोनिया है, इस्टोनिया नाम का कंट्री है। लिथुआनिया नाम का कंट्री है वो सदर्न पार्ट के अंदर में है। और इसका जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे रसिया है, यहाँ पे आपको कुछ पार्ट बेलारूस का भी शेयर है वो हुआ करता है। स्टूडेंट्स चाइना के कुछ वेसल्स हैं जिनको कि अलाउ किया गया है ईरान के द्वारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास करने के लिए, वहाँ के बारे में है। और रसिया ने आप देखिए कि अटैक्स को इंक्रीज किया है। और यहाँ पे जो मेंशन किया गया वो यूनाइटेड किंगडम के बारे में है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।